हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने ओम्स लॉ के बारे में बात कर ली है अच्छे से, और ये ग्राफ भी हमने स्टडी किया था कि एक तरफ हम इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेते हैं। और पोटेंशियल में अगर मैं चेंज करूं, पोटेंशियल का मतलब सीधा सा वो एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करने में आसानी रहती है। ठीक है। यहाँ पर आप बैटरी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पोटेंशियल से, क्योंकि बैटरी अटैच करते ही बल्ब ऑन ऑन हो जाता है, यानी उस वायर में से करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो पोटेंशियल के चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता था और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। और हमने ये भी बताया था आफ्टर ए वाइल ये स्ट्रेट लाइन किस में चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा स्टेट से। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब हम एक वायर में से करंट पास कराएंगे तो वहाँ पर हीटिंग प्रोड्यूस होगी, और वो हीटिंग क्या करेगी? फिर हमारे रिजल्ट को चेंज करेगी। जैसे कि आपको पता है, जब हम मोबाइल चलाते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट चलाते हैं, थोड़ी देर उसको ऑन करके रख दें तो वो गर्म हो जाते हैं, उसका अपर सरफेस, यानी हीटिंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होता है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी से आती है जिसका हम आज जिक्र करने वाले हैं, वो है रेजिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज चार्ज फ्लो करेंगे, तो वो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर से टकराते हुए चलेंगे, यानी एटॉमिक अरेंजमेंट से टकराते हुए चलेंगे। हर एक एटम का या हर एक चार्ज का जो ऑलरेडी प्रेजेंट है कंडक्टर में एक फील्ड होता है, और वो फील्ड हो सकता है हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए इलेक्ट्रॉन के सेम नेचर का हो, या हो सकता है अपोजिट नेचर का हो। अगर सेम नेचर का हुआ तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। तो जो एनर्जी हमने प्रोवाइड कराई थी इलेक्ट्रॉन को या उन चार्जेस को जो बाहर से हमने प्रोवाइड कराए, उनको वो एनर्जी एफिशिएंट तरीके से नहीं मिल पाती, क्योंकि रास्ते में आने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर उसे क्या करता है? डिस्टरबेंस क्रिएट करता है उसमें। और उससे फिर क्या होगा? वो एनर्जी ट्रैप होकर के रह जाएगी उसी कंडक्टर के अंदर, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट के रूप में देख पाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है, अरेंजमेंट जो होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो एक नेचुरल तरीका है, मतलब अपने आप है, वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये नेचुरल प्रॉपर्टी है और किसी भी मैटर की, और ये हर एक मैटर में प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि एटम से मिलकर के बना हुआ है, ये हमने कॉन्सेप्ट एज्यूम कर रखा है, मान रखा है। और वो एटम क्या कर रहे हैं? फिर कंटिन्यूसली अपने आप के अरेंजमेंट में बनाए रख रहे हैं। तो वो अरेंजमेंट हर एक मैटर में होगी, यानी ये जो प्रॉपर्टी है करंट को रोकने वाली, ये भी हर एक मैटर में होगी। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी। इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस के बारे में अभी बात करते हैं हम। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर और एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। I repeat, resistance is the inherent property of matter due to which it opposes the flow of electric charge। किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो उसमें से पास होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को रोकती है, यानी अपोज करती है उसका, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और अगर हम मैथमेटिकली हम बात करें इसकी, तो रेजिस्टेंस को इस तरह से लिखा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। और फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। R इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर। V की जो यूनिट होती है 1 वोल्ट होती है, और I की जो यूनिट होती है 1 एम्पियर होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस की यूनिट रहेगी, या फिर हम साइंटिस्ट के नेम पर अगर इसकी एसआई यूनिट कहें तो वो रहेगी 1 ओहम। सिंबल रहता है इसका ये जो ब्रैकेट में दिखाया गया है, और ग्रीक लेटर है ये, इसको ओमेगा बोला जाता है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बातें हैं। अब वो फैक्टर जिनसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस वैरी करा सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं रेजिस्टेंस को वैरी कराने के, जिनमें से कुछ तरीके यहाँ पर लिखे गए हैं। Resistance of conductor directly proportional to the length of conductor।
किसी भी कंडक्टर की लेंथ और उसके रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होती है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। अगर हम लेंथ को वैरी कराएं, कम ज़्यादा करें, तो उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू पर भी असर पड़ेगा। अब क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली का मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये तो हम समझ सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से आया था। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, लंबाई होगी, उतना ही ज़्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर रास्ते में आएगा और रेजिस्टेंस भी शो ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो एरिया जिसमें से चार्ज फ्लो कर रही हैं। यानी जैसे अगर हम एक कमरे का एग्जांपल लें, तो दरवाजे से हम बाहर निकल सकते हैं या खिड़की से बाहर निकल सकते हैं। वो एरिया जहाँ से हम बाहर निकले हैं उसे हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन। वही एरिया है जहाँ से जो आप बॉडी कोई भी वो पास हो रही है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रही हैं। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। क्योंकि तब रेजिस्टेंस जो है ऑफर्ड होगा वो एज कंपेयर टू एरिया कम हो जाएगी ये रेशियो। क्योंकि चार्ज जो होंगे वो अब उन्हें ज़्यादा स्पेस मिल रहा है मूवमेंट करने के लिए, तो वो बड़ी आसानी से वो पास हो सकते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई रिपीट, एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी आप कह सकते हो जो मोटी वायर होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी उनमें से करंट ज़्यादा पास कर सकता है। और ये हम देखते भी हैं, जहाँ पर हैवी लोड के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वहाँ पर वायर भी क्या होती हैं, मोटी वायर होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करंट जो है उनमें से ज़्यादा पास हो सकता है, करंट होल्डिंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है। और पतले वायर में क्या होती है, ये कम हो जाती है, वायर ब्रेक डाउन हो जाएंगे हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो तीसरा फैक्टर यहाँ पर टेम्परेचर है। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड टेम्परेचर, या फिर एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है, मटेरियल का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करती है। इन केस ऑफ मेटल, मेटल के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसकी वजह ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। किसी भी सिस्टम के अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनमें मूवमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मूवमेंट बढ़ेगी तो चार्ज फ्लो जो कर रहा है उसे डिस्टरबेंस शो होगी और वो आसानी से पास नहीं कर पाएगा। इन केस ऑफ एलोय, एलोय स्पेशली डिजाइन मटेरियल होते हैं और इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कुछ एलोय ऐसी हैं जिनमें रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, कुछ एलोय ऐसी हैं जिनमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, और ये अलग अलग हो सकती हैं। यानी रेजिस्टेंस यहाँ पर वैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। रेजिस्टेंस ऑफ एलोए सच एज मैग्नेनिन, नाइक्रोम remains almost unaffected by the rise in temperature। कुछ एलोए ऐसी होती हैं जिनमें फर्क ही नहीं पड़ता टेम्परेचर का, जैसे नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, हीटर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम होता है। टंगस्टन भी कुछ इसी तरह से हो जाती है, जिनके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता, ये ब्रेकडाउन नहीं होते। फोर्थ पॉइंट है, alloys हैव हायर रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलोय जो होती हैं उनमें रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा। तो ये मैंने अभी बताया, पिछले पॉइंट में हमने कहा कि अनअफेक्टेड रहते हैं, इस पॉइंट में हम कह रहे हैं ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम वैरी कर सकते हैं जो अभी अभी हमने बताया था, अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ मटेरियल। जैसा हम मटेरियल चॉइस करेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के, उसी तरह से यहाँ पे एलॉय बनेगी और उनमें जो प्रॉपर्टी होगी वो उन दोनों एलिमेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं, और कल हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और
रजिस्टर के बीच में। ओके, ऑल द बेस्ट।